हेलो भाई लोग, जय हिंद। और कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। और हम लोग कर रहे थे एनटीपीसी का सेट नंबर 2। 2 नंबर सेट में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 20 तक किया था। अब 21 से करेंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे जो चमक आ रही है वो इसलिए क्योंकि हम रात में वीडियो बना रहे हैं और लाइट का इफेक्ट है, तो अभी सॉल्व हो नहीं सकता है। और हम नहीं चाहते हैं कि आपका सेट प्रैक्टिस लेट से स्टार्ट हो, ठीक है। तो अभी हम इस चीज़ को जो चमक रहा है इसको अवॉइड करेंगे और थोड़ा सा कष्ट करेंगे। हमें भी कष्ट हो रहा है पढ़ाने में और आपको भी शायद होगा, तो एक दिन आप इसे इग्नोर करें। हम कोशिश करेंगे कल से दिन में ही वीडियो शूट करने का। दिन में वीडियो शूट करेंगे, इससे होगा कि जो लाइटिंग का प्रॉब्लम है वो नहीं होगा, कोई दिक्कत है। और जितने भी लोगों का एग्ज़ाम है एनटीपीसी का, वो तैयारी करें। केवल इसी वीडियो से तैयारी नहीं करें, इसके अलावा और भी बुक्स आपके पास हैं या फिर और भी कोई टीचर से आपने क्लास खरीदा है तो आप उससे भी तैयारी करें, ठीक है। केवल इसी पे डिपेंडेंट ना रहें। तो हम करते हैं प्रश्न संख्या 21 से करेंगे। 20 तक हम लोगों ने कर लिया था। अगर किसी को डाउट रहेगा तो आप रिप्लाई करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। तो प्रश्न संख्या 21 कहता है कि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। देखिए कोई त्रिभुज है, यहाँ पे हम बना लेते हैं। कोशिश करेंगे कि लाइटिंग से नीचे बने। हाँ चलिए, एक त्रिभुज है, उसका शीर्ष क्या है? ABC। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 3, बी का हो गया 7 -1, सी का दे रखा है 9 और 3। कहता है त्रिभुज है। कैसा है त्रिभुज? ऑप्शन दे रखा है विषमबाहु है, समद्विबाहु है, समकोण है, समबाहु है। आखिर कौन सा त्रिभुज है? तो देखिए जो समबाहु, समद्विबाहु, समकोण ये सब जो होता है, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु, ये भुजा पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमें जो त्रिभुज है इसका भुजा की जानकारी होनी चाहिए कि इसकी लंबाई कितनी है, AB की, BC की और AC की। इसकी लंबाई कितनी है? सबसे पहले हम AB की लंबाई ज्ञात करेंगे, फिर BC की लंबाई ज्ञात करेंगे, फिर AC की लंबाई ज्ञात करेंगे। अगर तीनों भुजा की लंबाई हमें ज्ञात हो जाता है तो हमें डिसाइड कर लेंगे कि त्रिभुज कैसा है। तो जब AB की लंबाई हम डिसाइड करेंगे, कौन सा? AB की, तो फार्मूला होता है दो बिंदु के बीच की दूरी, है ना। इस दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? A1 - A2 प्लस B1 - B2, सॉरी, अंडर रूट A1 - A2 का स्क्वायर प्लस B1 - B2 का स्क्वायर, यही फार्मूला होता है ना। तो जो AB का मान निकालेंगे वो हो जाएगा अंडर रूट A1 4 - 7, तो 4 - 7 कितना होगा? 3। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस B1 - B2, तो 3 में से -1 घटाएंगे तो 3 में कितना हो जाएगा? 4। और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई साहब? B1 - B2 का स्क्वायर ऐसे होगा। तो 3 में से -1 जाएगा, 4 बन जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। 16 9 क्या हो जाएगा? तो 16 9 हो जाएगा रूट 25। 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5। यानी हमारा AB का मान कितना हो गया? 5। अब बात करेंगे BC का, तो BC का बराबर क्या होगा? यहाँ भी वही बात होगा। इसको A1 A2 मानेंगे, इसको B1 B2 मानेंगे। तो A1 B1, सॉरी गलती होता ना, A1 B1 A2 B2 ऐसे होता है। देखिए इसको हम मानेंगे A1, ये क्या हो जाएगा सर जी? B1, ये हो जाएगा A2 B2, ठीक है। ये हो जाएगा A1 B1, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट में आप लोग पढ़े होंगे कि A1 A2 A1 B1 A2 B2, ठीक है। तो 4 में से 7 जाएगा और 3 में से -1 जाएगा। इसी तरीके से जब यहाँ निकालेंगे तो 7 में से 9 जाएगा, क्या हो जाएगा? -2। और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। हमारा 4 हो गया, प्लस -1 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4। और -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। 16 और 4 कितना होता है? 20। 20 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? तो 20 का वर्गमूल होगा 2√5। अब इसी तरीके से AC निकालेंगे तो AC का मान भी ऐसे ही निकालेंगे। 4 में से 9 जाएगा, -5, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 3 में से 3 जाएगा, 0, 0 का स्क्वायर 0, तो 25 + 0। 25 + 0 क्या होगा? 25। 25 का वर्गमूल 5, तो हमारा हो गया 5। ये हमारा क्या हो गया था?
2 रूट 5। अब त्रिभुज कैसा है? तो दो भुजा आपस में क्या है? बराबर है। तीसरा भुजा बराबर नहीं है, तो जो हमारा त्रिभुज है वो क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो डाउट है? चलिए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 22 आपको दिख रहा होगा। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर देखिए इस तरीके से फिगर है। ये हमारा वो सेंटर है और ये 20 डिग्री मान दे रखा है, ये 30 डिग्री, और कहता है जो एक्स है इसका मान ज्ञात करें, है ना। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो ओ हो गया सेंटर का नाम। हमें यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जो ओ तक आएगी। कोई दिक्कत? अभी सेंटर से बी तक गया और सेंटर से ए तक गया, ओ बी और ओ ए। अच्छा, ओ बी चाहे ओ ए या फिर ओ सी, तीनों क्या है? तो तीनों है त्रिज्या, और त्रिज्या क्या होता है? बराबर। तो हम यहाँ से जानते हैं ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या है? हमारा त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है? बराबर होता है। यानी जितना लंबाई ओ ए का है उतना ही ओ बी है, यानी ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। और जब ये दोनों आपस में बराबर है तो त्रिभुज के नियम से आप लोग जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर है तो उसके दो कोण भी बराबर होंगे। यदि दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे। अब कौन सा दो कोण बराबर होगा? तो बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। बराबर भुजाओं के सामने, तो देखिए बराबर भुजा है, इसके सामने ए वाला कोण, इसके सामने ए वाला कोण, ये दोनों कोण क्या होता है? बराबर। तो ये 20 डिग्री, तो हमारा ये भी 20 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब ये 20 है, ये 20 है, तो ये कोण कितना होगा? तो हम जानते हैं त्रिभुज ए बी ओ में, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 180 में 20 20 40 हो गया, तो हमारा कितना बचा? 140। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से त्रिभुज ओ सी ए में जाएंगे तो ए भी त्रिज्या, ओ ए भी त्रिज्या, ओ सी भी त्रिज्या, दोनों त्रिज्या बराबर होगी। और जब दोनों त्रिज्या बराबर होगी तो बराबर कोणों के बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। देखिए इसके सामने ए वाला कोण, इसके सामने ए वाला कोण बराबर होगा। तो हमारा ये 30 है तो ये भी 30 हो गया। 30 30 कितना हो गया? 60। जब 60 हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 में से 60 जाएगा, क्या बचेगा? 120। हमें क्या निकालना है? एक्स। अब देखिए पूरा एक सर्किल चलेगा तो पूरे एक सर्किल में कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 का। कितना का? 360 का। तो 360 में से ऊपर वाला दोनों कितना हो गया? 140 और 120। 140 और प्लस 120। तो हम क्या करेंगे? 140 और 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 260। क्या हो जाएगा? 260। तो यहाँ से यहाँ तक 260 हो गया। अब पूरा का पूरा 360 होता है, तो एक्स का वैल्यू क्या करेंगे? तो 360 में से 260 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो घटाने के बाद हमारा क्या आएगा? 100 डिग्री। तो एक्स बराबर क्या हो गया? 100 डिग्री। यही तो पूछा गया था। कहीं किसी को डाउट है? देखिए ये जो थोड़ा सा काम चला हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये हमारा सर्कल है, सर्कल है। इसमें हम इंक भर लेते हैं और प्रश्न संख्या 23 पर आते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 23 कहता है किसी 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गेंद को, एक गेंद है जिसका व्यास कितना है? 6 सेंटीमीटर। गेंद का आकार कैसा होता है? तो जो गेंद का आकार होता है वो होता है गोलाकार, ठीक है, यानी गोलाकार। कहता है 6 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंद को कुछ पानी से भरे हुए बेलनाकार बर्तन में डाला गया। देखिए एक बेलनाकार बर्तन है, ठीक है, इसको इधर से नहीं पैक करेंगे, नहीं तो लगेगा कि बर्तन नहीं है। तो एक बेलनाकार बर्तन है, कंटेनर है या फिर ग्लास है बड़ा साइज का। इसका व्यास क्या है? एक मतलब एक बेलनाकार बर्तन है, उसमें पानी है, पहले से क्या है? कुछ पानी है, और इसमें एक 6 सेंटीमीटर वाले गोले को, व्यास वाले गोले को डाला गया। इसमें से क्या डाल दिए? एक बॉल डाल दिए हम, जिसका व्यास कितना है? 6 सेंटीमीटर। कितना व्यास है? 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या। व्यास कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। कहता है बेलनाकार पात्र का व्यास 12 सेंटीमीटर है। देखिए जो बेलनाकार बर्तन इसका जो पात्र है वो 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना हो गया? 6। त्रिज्या कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। अब कहता है यदि पानी का तल सिर्फ इतना उठे कि ताकि वह गेंद केवल डूब जाए तो पानी का स्तर कितना ऊंचा होगा? देखिए कहता है जब इसमें हम गेंद डाले हैं तो गेंद को इतना
ऊपर उठना, सॉरी गेंद जब डूबेगा तो पानी को इतना उठना है कि जो गेंद है वो सिर्फ डूब जाए, मतलब ज़्यादा नहीं हो, ऐसा नहीं कि गेंद चला जाए एकदम से नीचे, इतना इसमें मतलब इसको ऐसा कुछ किया है, पानी डाला है, इसमें कुछ पानी डाला है, कितना पानी डाला है, इतना पानी डाला है कि गेंद केवल डूब जाए, मतलब इतना ही पानी इसमें डाला गया है। तो कहता है कि गेंद कितना ऊपर उठा, गेंद कितना ऊपर उठा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ जो बेलन का आयतन, सॉरी गोला का जो आयतन होगा, गोला का जो आयतन होगा है ना, वो उठे हुए पानी के आयतन के बराबर होगा। तो पानी किसमें है, बेलन में, तो बेलन के आयतन के बराबर होगा। देखिए पानी उतना ही उठेगा जितना गोला अंदर जाएगा, ठीक है। यानी और ध्यान रखना है, ऐसे भी फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि जितना भारी गोला है उतना पानी वहाँ से हटाएगा, तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। वो क्या था, आर्किमिडीज का सिद्धांत फिजिक्स में पढ़े हैं ना जी। यदि किसी वस्तु को द्रव्य से भरे किसी बर्तन में डुबाया जाता है तो उसके भार में आभासी कमी होती है, यह कमी उस वस्तु यह कमी जो होता है उस वस्तु द्वारा हटाए गए वजन के, ऐसे कुछ फिजिक्स होता है, ठीक है। तो इसमें से आप आर्किमिडीज के सिद्धांत से समझ सकते हैं। तो जो गोला का आयतन होगा वो बेलन के आयतन के बराबर होगा। अब जो गोला का आयतन है वो क्या होता है, तो गोला का जो आयतन होता है वो होता है पाई 4/3 पाई आर क्यूब। जो बेलन का आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका आर अलग है, उसका आर अलग है, त्रिज्या दोनों का अलग अलग है, इसको कैपिटल आर मानते हैं, पाई आर एच, कोई दिक्कत नहीं। तो 4/3 त्रिज्या क्या है गोला का, 3, 3 × 3 × 3 बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई से पाई कट गया, आर का मान कितना है, तो 6 × 6 × h, 3 से 3 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से काटिएगा तो 3 दूनी 6, 3 से काटिएगा 3 दूनी 6, 2 दूना 4 से 4 कट गया, तो h बराबर क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर। यानी जब इसमें पानी भरेंगे तो कितनी ऊंचाई भर पानी भरेंगे, मात्र 1 सेंटीमीटर इतना ऊंचा पानी भरेंगे तो हमारा गेंद क्या हो जाएगा, जो गोला है वो डूब जाएगा। आप लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत बताइएगा, देखते हैं आप लोग इंटरेस्टेड है कि नहीं आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका प्रश्न कहता है कि एक संख्या है, इतना लंबा लिख दिया है और कहता है इसको 8 से भागा दीजिए और शेषफल बताइए। तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि संख्या को लिखिए बीच में और साइड में 8 लिखिए और भागा दीजिए, ठीक है। इसमें आपको बरसों लग जाएगा, है ना, और गलती हो जाएगा तो आपका शेषफल भी गलत आ सकता है। दूसरा तरीका क्या है, देखिए आपको हम विभाजिता का नियम पढ़ाए होंगे शायद, जब विभाजिता का नियम पढ़ाए थे तो बताया था 2 के विभाजिता का नियम, 4 के विभाजिता का नियम, इधर से नहीं इधर से, 2 के विभाजिता का नियम, 4 के विभाजिता का नियम, 8 के विभाजिता का नियम और 16 के विभाजिता का नियम। इसी तरीके से 32 के विभाजिता का नियम, सबका विभाजिता का नियम है और सब बेहद आसान है। देखिए कैसे, 2 को हम क्या लिखेंगे, 2 के पावर 1, 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2, 8 को क्या लिखेंगे, 2 के पावर 3, 16 को 2 के पावर 4, 32 को 2 के पावर 5। तो इससे हम समझना सिर्फ ये है कि जो एक है ना, इससे समझना है कि अगर पहला डिजिट लास्ट का, अगर लास्ट का पहला डिजिट 2 से कट रहा है तो वो संख्या 2 से कट जाएगा। अब देखिए लास्ट का पहला डिजिट क्या है, 0, 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो संख्या क्या होगी, कट जाएगी। अब यहाँ 2 से क्या समझेंगे, तो यहाँ समझेंगे कि लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट अगर 2 से कट रहा है तो किससे, 4 से कट रहा है तो वो संख्या, पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। आगे कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पीछे देखना है। तो देखिए लास्ट का 2 डिजिट लीजिए 30, 30 क्या 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा जी, तो 4 से नहीं कटेगा, तो पूरा पूरी नहीं कटा। अब देखिए इसी तरीके से होता है 8, है ना, तो 8 के बराबर क्या होता है, 2 के पावर 3, तो लास्ट का कितना डिजिट, 3 डिजिट, तो लास्ट के 3 डिजिट को भागा दिए 8 से, लास्ट का 3 डिजिट 930, 8 एकम 8, 1 3, 8 एकम 8, 5 0, 8 से 48, क्या बचा 2, अब कटेगा नहीं, हमारा शेषफल क्या बना 2, ठीक है।
तो आप एक इसको आसानी से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसे पूरा लिख करके कीजिए। तो पूरा लिख करके नहीं करना है, सिर्फ ऐसा ही करना है। जब 2 के गुणज में रहे तो 2 के पावर कर दीजिए, जितना पावर में आए उतना डिजिट को सिर्फ भाग दीजिए। 4 रहेगा तो पावर 2 होगा तो सिर्फ 2 डिजिट को भाग दीजिए और शेषफल आएगा, शेषफल निकालिए। 8 है तो लास्ट का 3 डिजिट, 16 है तो लास्ट का 4 डिजिट, 32 है तो लास्ट का 5 डिजिट। बस इतना ही देखना है और आपको भागा दे करके इसका रिमाइंडर यानी शेषफल ज्ञात कर लेना है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 25 पे। देखिए, कहता है सतीश 16,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पे निवेश करता है और ब्याज के रूप में 4800 रुपया प्राप्त करता है। देखिए, सतीश जो है 16,000 रुपये निवेश करता है 2 वर्ष के लिए और उसका ब्याज कितना होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है 4800 रुपया होता है। ठीक है। अब कहता है यदि वह कुल मिश्र धन, मतलब जितना ब्याज दिया था मूलधन और जितना ब्याज मिला, कुल मिला करके टोटल को एक योजना में निवेश करता है जिसमें उसका जो रेट मिलता है वो पहले से 5% ज़्यादा। अब पहले से 5% ज़्यादा रेट मिलता है और वो भी 2 साल के लिए निवेश करता है, लेकिन अब की बार चक्रवृद्धि ब्याज पे करता है। तो कहता है कि उसका जो ब्याज मिलेगा अब की बार वो कितना होगा। तो देखिए, जो न्यू वाले बात कहा है उसमें सबसे पहले बोला है मिश्रधन लगाएगा पूरा। क्या लगाएगा, पूरा का पूरा मिश्रधन। तो हमारा मिश्रधन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूलधन। तो पहले कितना था, उसके पास 16,000 था और 4,800 प्राप्त किया, किससे, ब्याज से। तो कुल मिला के कितना हो गया, 16 4 20,800 रुपया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो उसके पास मूलधन कितना हो गया, 20,800। अब कहता है समय है वो कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए है और जो रेट है पहले से 5% है ज़्यादा। तो पहले से 5% ज़्यादा है तो हमको ज्ञात करना होगा कि पहले कितना परसेंट रेट था। अगर ये मालूम चल जाता है तो रेट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले रेट क्लियर करना है। सबसे पहले कंडीशन में क्या था, कंडीशन था कि उसको 4800 रुपया क्या मिलेगा, ब्याज। कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज। किस मूलधन पे, 16,000 के मूलधन पे 2 समय के लिए, दर नहीं पता था। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। यहाँ से काटेंगे 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से काटेंगे 0 से 0, 16 से काटेंगे 16 3 48 और 0। आर बराबर क्या हो गया, 30/2 बराबर 15%। तो पहला दर क्या था हमारा 15%, अब 5% क्या हो गया ज़्यादा, तो कुल दर कितना हो गया 20%। कोई दिक्कत नहीं। अब है इसके पास पैसा कितना आ गया, तो मूलधन और ब्याज जोड़ के 20,800 रुपया हो गया। अब 20,800 को 2 साल के लिए 20% के दर पे देगा। किस दर पे देगा, 20% पे। तो देखिए 2 साल के लिए देगा और चक्रवृद्धि ब्याज पे देगा। क्या, चक्रवृद्धि ब्याज पे। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो काफ़ी आसान होता, लेकिन एक चक्रवृद्धि ब्याज है। तो देखिए 2 साल में, दोनों साल में 20% इसका इंटरेस्ट लेना है। तो 2 साल यानी 2 रेट, और 2 रेट को एक रेट बनाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेट यानी समतुल्य दर। क्या बनाएंगे, समतुल्य दर, इक्विवेलेंट रेट। इसके लिए फॉर्मूला बताए थे कि x + y + x गुने y बटे 100, यानी x का मान भी 20। देखिए x मतलब पहला साल का दर, y मतलब दूसरे साल का दर। तो यहाँ दर दोनों सेम है, यानी पहला साल में 20%, दूसरे साल में 20%। तो 20 + 20 40 और 20 गुण, देखिए ऐसे 20 + 20 गुने 20 बटे 100। तब 20 20 40 और 2 दूनी 4, कितना हो गया 44% क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेट हो गया। अब हमको सिंपल इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो निकालना है, हमारा जो रेट निकल गया ना इक्विवेलेंट रेट, अब ये काफ़ी आसान हो गया। कैसे, तो सीधा इसको सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से निकाल सकेंगे, ठीक है, या फिर परसेंटेज के तरीके से। देखिए 20,800 रुपया था, उसमें कितना परसेंट इसको ब्याज मिलेगा, 44%। कितने साल में, 2 साल में, तो 44% मिलेगा। अब 2 से गुना मत कर दीजिएगा, क्यों, अब 2 से गुना क्यों करें, 2 साल का तो हम रेट एक ही बार ले लिए हैं। और इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे तो शायद 9152 रुपीज़ आएगा। क्या आएगा, 9152। आप इसको गुना कर के देख लेंगे, या 9152 कुछ भी आएगा, जो भी आएगा आपका उत्तर होगा। आप इसको गुना कर लेंगे, जो भी होगा वो परफेक्ट उत्तर होगा, इसमें कोई गलती नहीं होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज भी आसान है, बशर्ते आप इसे मन से पढ़ें और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को एक साथ मिला करके पढ़ें, कंपेयर करते हुए पढ़ें, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो प्रश्न संख्या 25 हो गया। अब हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 26, देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 26 है,
एनटीपीसी में जो प्रश्न पूछता है इस सेट के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रश्न ज़्यादा इजी नहीं पूछता है, लेकिन प्रश्न का लेवल जो होता है अच्छा होता है। अच्छा कहने का मतलब है कि बिना आप पढ़े आप CBT 2 क्लियर नहीं कर सकते हैं, इसलिए पढ़ना ही पड़ेगा। चैप्टर वाइज पढ़ना होगा और सेट प्रैक्टिस भी करना होगा। तो चैप्टर वाइज आप पढ़े होंगे तो ठीक है, अभी तो हम सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं। देखिए हमारा तरीका आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आप चैप्टर वाइज पढ़ें, या तो हमसे पढ़ें या राकेश यादव सर से पढ़ें। पढ़ लेने के बाद हमारा जो तरीका है बनाने का वो आसान हो जाएगा आपके लिए। कहता है राम एक कार्य 60 दिनों में कर सकता है। राम जो है एक काम को 60 दिनों में कर सकता है और श्याम राम की तुलना में 25% अधिक कुशल है। देखिए 25% का मतलब क्या हो गया, 1/4। तो कौन अधिक है, श्याम राम की तुलना में 25% अधिक है। तो श्याम ज़्यादा है राम की तुलना में। तो अगर राम का क्षमता 4 काम डेली करने का है, जो श्याम का क्षमता है 1 अधिक है, यानी श्याम कितना हो जाता है 5। तो हम यहाँ से समझेंगे कि अगर राम का क्षमता, ऐसे लिखेंगे, राम की क्षमता 4 है डेली 4 काम डेली करने का, तो जो श्याम का क्षमता होगा वो कितना हो जाएगा 5। और देखिए फर्स्ट लाइन में ही कहता है राम एक काम को 60 दिन में कर सकता है। भाई साहब ऐसे देखेंगे, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। देखिए राम की क्षमता 4 है, श्याम की क्षमता 5 है, इसको यहाँ से मिटा देते हैं तत्काल। देखिए कहता है राम जो है उस काम को कितना दिन में करता है, 60 दिन में 60 दिन में किया। और उसके साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि राम की क्षमता कितना है 4। तो 4 काम डेली करेगा तो 60 दिन में कितना काम करेगा, तो 6 चौक 24, 240 काम था। इससे क्या मालूम चलता है कि 240 काम था, 4 काम डेली कर रहा था, तो 60 दिन में हो गया। यही चीज़ तो क्वेश्चन में दे रखा है, तो मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए श्याम पे लागू करेंगे तो 240 काम को श्याम करेगा, 5 काम डेली करेगा, तो कुल कितना समय लगेगा, तो भागा देंगे 5 चौके 20, 5 8 40, तो श्याम करेगा 48 डेज में। कैसे, क्योंकि टोटल 240 काम है, 5 काम डेली करता है, भागा दीजिए 48, वही हमारा दिन आ गया। अब क्या करता है, अब किसकी बारी है, देखते हैं आगे। तो यदि दिव्या श्याम की तुलना में समान कार्य को 32 अधिक दिनों में करती है। देखिए कहता है यही सेम काम को, एक नाम है, उसका नाम है दिव्या, इसी काम को दिव्या करती है और दिव्या 32 दिन ज़्यादा लगाती है, किससे, श्याम से। तो श्याम जितना समय लेता है उससे 32 दिन ज़्यादा लिया, तो 32 दिन ज़्यादा लगा, तो 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80 दिन। तो 80 दिन में कौन किया, दिव्या। कोई दिक्कत है, दिनों की संख्या है। तो दिव्या जो है 80 दिनों में करती है कितना काम, समान काम, मतलब यही 240 काम। तो 240 काम को 80 दिन में करती है, तो एक दिन में 3 काम को करेगी। कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है अगर तीनों एक साथ मिल जाए तो काम कितना दिन में खत्म होगा। भाई साहब टोटल काम है 240 और तीनों को मिला दीजिए, एक बार काम पे लगा दीजिए, तो एक दिन में 4 काम करेगा ही, 5 काम करेगा ही, 3 काम करेगा ही, तो 4 5 9 3 12 काम डेली होगा। तो 12 काम हो गया एक दिन में। तो टोटल काम करना है तो कई दिन में खत्म हो जाएगा, 20 दिन में। कैसे, भागा देके देखिए, कोई दिक्कत, आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है, आप के पास प्रश्न पेपर होगा, चार्ट बना हुआ होगा। हम चार्ट को स्क्रीन पे नहीं बनाएंगे, ठीक है, इस चार्ट को आप खुद बनाइए, हम केवल आपको समझाते हैं, कैलकुलेशन भी आपको खुद करना है। देखिए प्रश्न संख्या क्या कहता है, प्रश्न संख्या 27, एक चार्ट दे रखा है जिसमें दिखाया गया है चावल का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन और दाल का उत्पादन, और कुछ राज्य हैं जैसे यूपी, वेस्ट बंगाल, पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और संपूर्ण भारत, है ना, दे रखा है। कहता है भारत के कुल चावल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत पश्चिम बंगाल में, कहता है जो पश्चिम बंगाल में चावल उत्पादन होता है वो कितना % होता है टोटल भारत का। तो पश्चिम बंगाल में होता कितना है, तो दे रखा है 27 नंबर देख रहे हैं, 8.09 मिलियन टन, ठीक है, ये कितना होता है पश्चिम बंगाल में। कहता है कितना % है, तो कितना का भारत कुल टोटल संपूर्ण भारत का, तो संपूर्ण भारत में कितना होता है 58.68 और 1900, ये हमारा क्या आ जाएगा प्रतिशत वैल्यू निकल के, कि संपूर्ण भारत में पश्चिम बंगाल कितना % उत्पादन करता है चावल में। गेहूं का पूछेगा तो गेहूं की मात्रा बटे टोटल मात्रा गुणे 100 करेंगे,
लेकिन यहाँ तक तो आसान है, दिक्कत कहाँ है, दिक्कत कहाँ है? तो दिक्कत है कैलकुलेशन करने में, है ना। इसको इससे भागा दीजिए, फिर 100 से गुना कीजिए, ठीक है। तो आप एक कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो एक तरीका और बता देते हैं क्या करना है। हमको क्या करना है, ऑप्शन के हिसाब से चलना है। देखिए 4 ऑप्शन दे रखा है, 12.2%, 13.5%, 18% और 15%। कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे निकालना है देखिए एग्जाम में, तो 8 से भागा देंगे हम। 0.5 की बात नहीं करेंगे, पॉइंट वाली बात हम कुछ देर के लिए इग्नोर करते हैं। मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि ये पॉइंट है ही नहीं, तो क्या है 8 होना जाए और नीचे 58, बस इतना ही मान लेते हैं। और गुना 100, तो 8 से काटेंगे तो 8 सत्ते 56, कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56, 7 बाद में कटा, और 100/7 क्या होगा, तो 13 समथिंग परसेंट आएगा, 13 पॉइंट समथिंग परसेंट। और ऑप्शन में देखिए क्या है, 13 के आसपास क्या आता है, 13%। यही उत्तर मार देंगे। ऐसे भी आप कर सकते हैं अगर ऑप्शन में ज़्यादा का डिफरेंस हो तब, नहीं तो फिर आपको भाग देना पड़ेगा और करना पड़ेगा। कहता है कि उत्तर प्रदेश में उत्पादित गेहूँ, है ना, अन्य 4 राज्यों जो तालिका में सूचित है कि कुल गेहूँ उत्पादन से कितना अधिक है। देखिए कहता है उत्तर प्रदेश में जो गेहूँ 28 नंबर, यूपी में जो गेहूँ है, यूपी में गेहूँ का उत्पादन कितना है, 15.97 मिलियन टन। तो कहता है ये जो है और भी 4 राज्य का नाम दे रखा है जिसमें उत्पादन है गेहूं का, उससे कितना ज़्यादा है। तो और 4 राज्य कौन कौन है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में 0.81 उत्पादन होता है, मध्य प्रदेश में 3.72 होता है, महाराष्ट्र में 0.86 होता है, हरियाणा में 4.4 होता है। तो कहता है चारों को मिला दीजिए तो 4 से 7 एक 8 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इससे कितना ज़्यादा होता है, तो इसको जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे। घटा देने के बाद जो आएगा वही हमारा उत्तर होगा। ये काम हम नहीं करेंगे, ये आप खुद कीजिएगा, ठीक है। अब प्रश्न संख्या देखिए 29 इसी तरीके से कहता है, 29 देख लीजिए, हम ज़्यादा नहीं करेंगे कैलकुलेशन, आप खुद कीजिए। कहता तालिका में नहीं दिए गए राज्यों द्वारा गेहूँ का उत्पादन। देखिए एक तालिका दिया हुआ जिसमें 4 राज्य दे रखा है, ठीक है, और फिर संपूर्ण भारत का डेटा दे रखा है। तो आप चारों राज्यों का 5 राज्य है, 5 राज्यों का उत्पादन जोड़ेंगे तो संपूर्ण भारत से मैच नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि 5 प्रमुख राज्य हैं जिसका दे रखा है, उसके अलावा भी जो राज्य है उसका डेटा नहीं दे रखा है। तो कहता है कि तालिका में जो राज्य नहीं दिए गए हैं वहाँ गेहूँ का उत्पादन, है ना। तो देखिए तालिका में जो कुल कितना गेहूँ उत्पादन हो रहा है सबको जोड़ देंगे, यानी 15.97 ये हो गया यूपी में, फिर 0.81, 3.72, 0.86, 4.42, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। और जोड़ने के बाद जो आएगा वो कुल में से घटा देंगे। कुल है कितना 44.23 में से इसको घटा देंगे। घटाने के बाद जो आया वो गेहूँ जो है कुल गेहूँ उत्पादन का कितना परसेंट है, तो घटाने के बाद जो भी आएगा उसके बटे क्या कर देंगे टोटल गेहूँ। टोटल गेहूँ कितना है तो 4.23 और गुने 100 कर देंगे। आप इसी तरीके से निकालिए, ये सब जो क्वेश्चन है वो कैलकुलेशन बेस्ड है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 30 तक आप करिए, 31 तक करिए। कहाँ तक करेंगे 31 तक आप करेंगे। हम प्रश्न संख्या 32 से लेकर के 39 तक अगले पार्ट में करेंगे। अभी जो है 28 मिनट का सेशन खत्म हो चुका है और हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो। देखिए कुछ आप लोग से एक अपील है, हमारे वीडियो क्वालिटी में कुछ डिमेरिट्स हैं और मेरा अथक प्रयास है कि मैं इसे दूर करूं, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मैं इसे दूर नहीं कर पा रहा हूं। अभी हमें एक मोबाइल की सख्त ज़रूरत है लेकिन हो नहीं पा रही है, तो एक पुराना सा मोबाइल है उसी से शूट कर रहा हूँ। देखिए जब हो जाएगा उस लायक हम हो जाएंगे तो हम अपने सेटअप में बदलाव करेंगे। तत्काल तो इसी पे चलाना है काम, आप मेहनत कीजिए, ठीक है। कुछ डाउट है तो पूछिए, हम कोशिश करेंगे कि आपका डाउट क्लियर हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।